सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वेब डेवलपमेंट सीरीज जिसमें हम लोग CSS सीख रहे थे। और आज के इस वीडियो में हम लोग अगेन CSS का एक मिनी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक CSS का मिनी प्रोजेक्ट बनाया था जिसके थ्रू हम लोगों ने फ्लेक्स बॉक्स को अच्छे से सीखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले मैं आपको CSS यूनिट्स के बारे में बता देता हूँ। तो CSS में हम कुछ ये सारे यूनिट्स यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पर फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले यूनिट्स लिखे हैं। इसके अलावा भी कई सारे यूनिट्स होते हैं जिसके बारे में आप गूगल या फिर MDN से पता कर सकते हैं। फिलहाल हम इन सारे यूनिट्स के बारे में सीखेंगे कि इनका यूज़ कब और कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और इंच, इन तीनों यूनिट्स को तो आप बचपन से यूज़ करते आ रहे होंगे। इसके बाद अब तक हम लोगों ने CSS में ये पिक्सल यूनिट को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है, तो इससे भी आप फेमिलियर होंगे। देन आता है हमारा PT यूनिट जो कि होता है पॉइंट्स। ओके, तो फ्रेंड्स, ये जो शुरू के 5 यूनिट्स हैं यानी सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच, पिक्सल और PT, ये हमारे फिक्स्ड यूनिट्स होते हैं। इसका मतलब क्या कि अगर हम एक एलिमेंट को हाइट देते हैं 20 पिक्सल का और दूसरे एलिमेंट को भी हाइट देते हैं 20 पिक्सल का, तो जो दोनों का हाइट होगा वो दिखने में एकदम इक्वल ही होगा। या अगर हम उसका हाइट इन पांचों यूनिट्स का यूज करके देते हैं तो वो जो हाइट होगा वो हर सिस्टम में सेम ही दिखेगा। ओके, जबकि अगर हम इन पांचों यूनिट्स का यूज करके उसे हाइट देते हैं तो जरूरी नहीं कि दो एलिमेंट्स का जो हमने सेम हाइट दिया वो सेम हाइट ही रहे हर सिस्टम में। जैसे कि ये EM क्या होता है, ये करंट फॉन्ट साइज के रिलेटिव होता है। मतलब हमारा जो करंट फॉन्ट साइज होगा ये उसके रिस्पेक्ट में यूनिट सेट होगा। मतलब अगर हमने किसी एलिमेंट को यूनिट दिया 2 EM का और हमारा करंट फॉन्ट साइज है 4 पिक्सल का, तो उसका हाइट हो जाएगा कितना, 4 इंटू 2 यानी कि 8 पिक्सल एक्चुअल में, अगर हम पिक्सल में कन्वर्ट करेंगे तो। और वहीं उसी 4 EM का हाइट कुछ और भी हो सकता है। कब? जब हमारे फॉन्ट का साइज 4 पिक्सल ना होके 10 पिक्सल हो। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम रिलेटिव यूनिट्स का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने CSS प्रोजेक्ट को बिल्ड करना शुरू करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हम आ जाते हैं अपने VS कोड में और यहाँ पर हम एक फाइल बना लेंगे pricecard.html। आप यहाँ पर कोई भी नाम से ये फाइल बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर प्राइस कार्ड इसलिए बनाया क्योंकि ये जो हमारा प्राइस कार्ड नेम है ये हमारे प्रोजेक्ट से रेजोनेट करता है। ओके, पर यहाँ पर आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल index.html भी आप यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसके बाद हम यहाँ पर एक और फाइल बनाएंगे जो कि होगा हमारा प्राइस कार्ड स्टाइल .css का। अगेन यहाँ पर भी आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर वो नाम सेट किया जो हमारे प्रोजेक्ट से रेजोनेट करेगा। ओके, तब आ जाते हैं अपने HTML फाइल में। यहाँ पर सबसे पहले अपना बॉयलर प्लेट कोड लिख लेते हैं और उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेड टैग में अपने इस CSS वाले फाइल को लिंक करेंगे। तो हमने यहाँ पर यूज किया लिंक टैग और यहाँ पर मैंने /pricecard.html। और अगर यहाँ पर आपको ये लिंक यूज करना नहीं आ रहा कि मैंने यहाँ पर ये लिंक कैसे यूज किया, तो आप ये वाला वीडियो देखकर इसे समझ सकते हैं। इस वीडियो के 13 मिनट 40 सेकंड पे मैंने लिंक्स के बारे में समझाया है, तो आप इस वीडियो में जाकर इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि इसे कैसे यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं अपने बॉडी वाले पार्ट में। और बॉडी वाले पार्ट में कोई भी कोड लिखने से पहले हम क्या करेंगे, जो हम करते हैं कि अपने प्रोजेक्ट का ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो तीनों कार्ड्स हैं, इन तीनों का जो स्ट्रक्चर है वो लगभग सेम ही है। मतलब यहाँ पर बस वर्ड्स अलग अलग हैं। यहाँ पर बेसिक लिखा है, स्टैंडर्ड लिखा है, यहाँ प्रीमियर लिखा है, पर देखा जाए अगर ध्यान से तो ये तीनों स्ट्रक्चर वाइज एकदम सिमिलर ही हैं। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमने एक कार्ड को भी अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया तो बाकी दोनों को हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है। हम बस अपने कोड को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इस स्टैंडर्ड वाले कार्ड को ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले तो हम इस कार्ड को प्रिपेयर कर लेंगे किससे, डिव टैग की हेल्प से। ये हमें दिख रहा है। उसके बाद कार्ड के अंदर यानी उस डिव टैग के अंदर हमें क्या करना होगा, हमें 4 और डिव्स क्रिएट करने होंगे उस कार्ड वाले डिव के अंदर। 4 डिव क्यों? तो पहला डिव हमारा ये हेडिंग टैग के लिए होगा, दूसरा डिव हमारा ये प्राइसिंग के लिए, तीसरा डिस्क्रिप्शन के लिए और चौथा हमारा बटन के लिए। तो जितना स्ट्रक्चर अब तक हमने ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपने VS कोड में कोड लिख लेते हैं। तो अब तक हमने क्या ऑब्जर्व किया कि सबसे पहले तो एक डिव कार्ड आएगा, तो हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं और इसे क्लास दे देते हैं कार्ड। अब इस कार्ड के अंदर 4 और डिव्स आएंगे, 1, 2 और ये तीसरा और ये चौथा। तो हम 4 डिव और क्रिएट कर लेंगे। और इसका शॉर्टकट भी मैंने बताया था कि अगर आपको सेम एलिमेंट मल्टीपल टाइम्स क्रिएट करने हैं तो आपको सिंपल उस एलिमेंट का नाम लिखना है और इनटू जितने भी बार आप उस एलिमेंट को रिपीट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर 4 टाइम्स रिपीट करना चाहता हूँ तो मैं 4 लिख के एंटर प्रेस करूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास 4 डिव्स क्रिएट हो गए हैं। अब हमारा पहला जो डिव है वो हुआ है हमारा हेडिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं इससे एक क्लास दे दूंगा हेडिंग। देन हमारा जो दूसरा डिव है वो किस लिए है, वो है हमारे प्राइसिंग के लिए। तो इसे मैं क्लास दे दूंगा प्राइस।
देन जो हमारा तीसरा डिव है वो किस लिए है, वो है काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन, इसे हम कह सकते हैं। तो इसे मैं क्लास दे दूंगा इक्वल टू डिस्क्रिप्शन। देन जो हमारा चौथा डिव है वो किस लिए है, वो है बटन के लिए। तो यहाँ पर मैं क्लास दे दूंगा btn बटन। ओके, तो इतना करते ही हमारा जो बेसिक सा स्ट्रक्चर है वो क्रिएट हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा डिस्क्रिप्शन है इसमें हम फर्दर 3 और डिव्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं क्या करता हूँ, या तो यहाँ पर आप डिव क्रिएट कर सकते हैं, हम सिंपली क्या करते हैं पैराग्राफ टैग्स ही क्रिएट कर लेते हैं। पैराग्राफ इंटू 3 मैं क्रिएट करूंगा और हर एक पैराग्राफ को मैं क्लास दे दूंगा। क्या मैं यहाँ पर क्लास दूंगा इन्फो का। ओके, मतलब ये डिस्क्रिप्शन का इन्फो है। मैं यहाँ पर हर एक पैराग्राफ को क्लास दे दूंगा इन्फो का। तो मैं आपको VS कोड का यहाँ पर एक और शॉर्टकट बताऊंगा, वो क्या है कि अगर आपको सेम चीज मल्टीपल जगह पर लिखना है, जैसे मुझे यहाँ पर क्लास इक्वल टू इन्फो हर तीनों जगह पर लिखना है, तो आपको एक तरीका क्या समझ में आ रहा होगा कि आप एक जगह लिखेंगे और बाकी जगह कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो ओके, वो एक तरीका सिंपल है, पर हमारे पास एक और तरीका है, वो क्या, तो VS कोड में हम क्या कर सकते हैं, हम इस कर्सर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कर्सर को मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या, पहले तो आपको क्या करना है कि आपको अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस किए रहना है और आपको जहां भी कर्सर अपना चाहिए वहां आपको अपना माउस ले जाना है और सिंपल एक क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 2 कर्सर आ गए हैं। सिमिलरली यहाँ भी मुझे कर्सर चाहिए, तो यहाँ मैं अपना माउस ले जाऊंगा और मैं करूंगा एक सिंपल क्लिक। मैंने ये कैसे किया, मैंने कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस किए रखा और जहां भी मुझे कर्सर चाहिए था मैं वहां पर सिंपल एक क्लिक करता गया। इसके बाद आप जो भी टाइप करेंगे वो इन तीनों जगहों पर टाइप होगा। मैं यहाँ पर टाइप करूंगा स्पेस क्लास और मैं क्लास दूंगा इन्फो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर तीनों जगह पर एक ही टाइम पे क्लास एंटर कर दिया। ओके, तो ये तो हो गई शॉर्टकट की बात। अब हम वापस से आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। तो यहाँ पर हमने एक ओवरऑल स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। अब हम इस कार्ड में अपना एलिमेंट फिल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे हेडिंग में आएगा स्टैंडर्ड, तो इसे एंटर कर देते हैं। हेडिंग वाले डिब में हम लिख देंगे स्टैंडर्ड। देन प्राइस वाले डिब में हम लिख देंगे $19 पर मंथ। यहाँ पर हम लिखेंगे 19 पर मंथ। और यहाँ पर एक और चीज़ हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लाइव प्रीव्यू का टैब ओपन कर लेते हैं ताकि हम जो भी एडिट करें वो हमें लाइव दिखता रहे। ओके, तो यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड और 19 पर मंथ ये तो इम्प्लीमेंट कर लिया। और यहाँ पर एक चीज़ और आना चाहिए जो कि है डॉलर का सिंबल। तो डॉलर के सिंबल के लिए यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, $#36 और सेमीकोलन। तो इस कोड के थ्रू आप ब्राउजर पे डॉलर सिंबल को शो कर सकते हैं। ओके, ये कैसे आया, तो अगर आपको याद हो तो HTML के लास्ट पार्ट में मैंने आपको HTML एंटिटीज़ के बारे में पढ़ाया था। तो अगर आपको ये HTML एंटिटीज़ के बारे में नहीं पता तो आप इसी चैनल पे इस वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप एक और काम कर सकते हैं, आपको क्या करना है, सिंपली आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे आके आप सिंपली टाइप कर सकते हैं कोड फॉर डॉलर सिंबल इन HTML, या फिर आप इसे ChatGPT से भी पूछ सकते हैं, तो आपको डॉलर सिंबल के लिए कोड मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप डॉलर सिंबल को अपनी वेबसाइट पे शो करा सकते हैं। तो यहाँ तक कराने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों इन्फॉर्मेशंस को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर बटन टैग से हमने एक बटन भी क्रिएट कर लिया। तो इतना करते ही हमारा ये जो एक कार्ड था वो प्रिपेयर हो चुका है। अब हम बाकी इन दोनों के लिए क्या करेंगे, हम सेम इस कार्ड के कोड को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस कार्ड को करेंगे कॉपी। तो अब बाकी 2 कार्ड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी कोड को 2 बार पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 कार्ड्स क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं। तो इनके कंटेंट को भी अब चेंज कर लेते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर सभी कार्ड के कोड को एडिट कर लिया है और हर एक कार्ड के बेसिस पे उसका जो इंटरनल एलिमेंट था उसे इनपुट कर दिया है। जैसे यहाँ पर सबसे पहला हमारा कार्ड था बेसिक का, दूसरा हो गया स्टैंडर्ड का एंड तीसरा हो गया प्रीमियम का। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इन तीनों कार्ड को हम स्टाइल देंगे। पर स्टाइल देने से पहले हम एक और काम क्या करेंगे कि हम इन तीनों कार्ड्स को भी एक डिव के अंदर स्टोर कराएंगे। क्यों, ताकि हम इन तीनों कार्ड्स के अलाइनमेंट को कंट्रोल कर सकें। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब क्या था कि हम एक डिव बनाएंगे जिसे हम क्लास दे सकते हैं कंटेनर का, और इन तीनों कार्ड्स को, यानी ये पहला कार्ड, ये दूसरा कार्ड और ये हो गया हमारा तीसरा कार्ड, इन तीनों कार्ड्स को हम इस कंटेनर में इंसर्ट कर देंगे। ओके, तो अब हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, तो सबसे पहले हमारे पास एक बड़ा सा कंटेनर है जिस कंटेनर में 3 कार्ड स्टोर हैं और हर एक कार्ड में हमारे पास 4 और एलिमेंट्स हैं, जिसमें हमारा पहला एलिमेंट है हेडिंग के लिए, दूसरा एलिमेंट प्राइसिंग के लिए, तीसरा एलिमेंट है हमारा डिस्क्रिप्शन के लिए और चौथा एलिमेंट है हमारा बटन के लिए। और डिस्क्रिप्शन में भी हमारे पास फर्दर 3 और एलिमेंट्स हैं जो कि तीनों है पैराग्राफ टैग्स के, और उन तीनों पैराग्राफ टैग्स में हमारा जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर्ड है। तो आई होप आपको ये ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने स्टाइल शीट पे। तो स्टाइल शीट पे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ऑलवेज हम यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करके जो डिफॉल्ट
स्टाइलिंग होता है ब्राउज़र के थ्रू, उसे पहले हटा लेंगे। तो पहले तो हम ब्राउज़र का कौन कौन सा सेटिंग हटाते हैं, तो हम जनरली मार्जिन और पैडिंग वाला ही सेटिंग हटाते हैं। ओके, तो पहले तो हम क्या करते हैं, मार्जिन को 0 कर लेते हैं एंड पैडिंग को भी 0 कर लेते हैं। तो ये अप्लाई नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लिंक गलत एंटर किया है। यहाँ पर प्राइस कार्ड नहीं, प्राइस कार्ड स्टाइल है, style.css। ओके, तो अब ये जो हमारा स्टाइलिंग था, यानी कि जो हमने स्टाइलिंग हटाया था डिफ़ॉल्ट वाला, वो अब अप्लाई हो चुका है। तो अब हमारा वेबसाइट कुछ ऐसा दिख रहा है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अपने कार्ड्स को स्टाइलिंग देंगे। मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा कार्ड, और सबसे पहला काम तो हम इन्हें एक बॉर्डर देंगे ताकि हमें एक बाउंड्री क्लियर हो सके इन तीनों कार्ड्स के बीच। तो हम बॉर्डर देंगे 2 पिक्सल सॉलिड। ओके, और इस कार्ड को एक डिस्प्ले देंगे जो कि होगा फ्लेक्स का, एंड फ्लेक्स डायरेक्शन हम सेट करेंगे कॉलम पे। और इसे एक बार क्या करते हैं, ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं ताकि बड़ी स्क्रीन पे ये अच्छे से क्लियर हो सके, और इसे अब क्लोज कर लेते हैं। अब जो हमारा तीनों कार्ड्स थे वो कुछ ऐसे दिख रहे हैं, और इन्हें हम क्या करते हैं, अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं। तो ये अब सेंटर पे आ गए। और अब हम इन तीनों का अलाइनमेंट अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, और इन तीनों को सेम लाइन में लाने के लिए हम किसे टारगेट करेंगे, तो ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं, ये तीनों जो कार्ड्स हैं, ये इस कंटेनर एलिमेंट के अंदर हैं। तो अलाइनमेंट को सही करने के लिए हम इस कंटेनर एलिमेंट को टारगेट करेंगे। कंटेनर को हम डिस्प्ले देंगे फ्लेक्स। तो अब ये तीनों कार्ड्स कुछ ऐसे दिख रहे हैं, और फ्लेक्स डायरेक्शन हम रो ही रखेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि ये तीनों जो कार्ड्स हैं वो सेम लाइन में डिस्प्ले हो। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी को हम वैल्यू दे देंगे सेंटर, ताकि ये जो तीनों कार्ड्स हैं ये हमारे सेंटर पे आ जाएं। और हम चाहते हैं कि हम इन तीनों कार्ड्स के बीच कुछ स्पेसिंग भी आ जाए। तो स्पेसिंग लाने के लिए हम इसे सेंटर ना देके अभी के लिए हम इस जस्टिफाई कंटेंट का वैल्यू जो है वो स्पेस इवनली रखते हैं, और बाद में इसे हम सेंटर कर देंगे। और एक और काम क्या करते हैं, हम इस कार्ड को एक हाइट दे देते हैं 400 पिक्सल। तो ये कुछ इतना बड़ा हमारा कार्ड रहेगा, और इसे विड्थ हम दे देते हैं 300 पिक्सल का। तो हमारा ये जो तीनों कार्ड्स रहेंगे वो कुछ इस तरह से दिखेंगे। और अब हम ये जो जस्टिफाई कंटेंट है इसका वैल्यू स्पेस इवनली से हटा के सेंटर कर देते हैं, तो ये इस तरह से दिखेगा। और इन तीनों कार्ड्स को हम एक मार्जिन दे देंगे, और टॉप बॉटम से हम इन तीनों में मार्जिन रख सकते हैं 70 पिक्सल का, एंड लेफ्ट राइट से इसे हम 20 पिक्सल। तो अब ये जो स्पेसिंग है ये काफ़ी बेटर है। तो इतना जो हमारा कार्ड था वो प्रिपेयर हो चुका। अब हमने जो अलाइन आइटम दिया था इसके साथ हम एक जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी दे देंगे। जस्टिफाई कंटेंट इसे वैल्यू दे देंगे सेंटर, ताकि ये जो इसके एलिमेंट्स हैं वो सेंटर पे आ जाएं। अब हम एक एक करके इस कार्ड के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें स्टाइलिंग देना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस हेडिंग से। तो हम अब क्लास हेडिंग को टारगेट करते हैं। तो यहाँ पर अपने स्टाइल शीट में हम हेडिंग क्लास को टारगेट करेंगे, और पहले तो उसे एक हाइट दे देंगे 20 पिक्सल के इक्वल। या अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम पिक्सल यूनिट का यूज़ ना करके अब हम यहाँ रैम यूनिट का यूज़ करेंगे। तो अब से हम रैम यूनिट का यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हम पिक्सल यूनिट का यूज़ करते हैं तो ये जो है एक कांस्टेंट यूनिट है। तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगा कि मेरे सिस्टम में तो मैं अगर किसी एलिमेंट का हाइट कुछ x पिक्सल सेट करता हूँ तो मेरे सिस्टम में तो सही दिखेगा, पर हो सकता है वो हाइट आपके सिस्टम में सही ना दिखे। ओके, तो मतलब कि अगर आपका कंप्यूटर स्क्रीन मेरे कंप्यूटर स्क्रीन से बड़ा है तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन में वो जो एलिमेंट है वो शायद छोटा दिख सकता है। ओके, तो वो प्रॉब्लम जो है रैम में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक सिस्टम का एक अलग रूट एलिमेंट होता है। ओके, तो इसलिए हम रैम यूनिट का यूज़ करने वाले हैं आपसे। तो यहाँ पर हेडिंग का जो हाइट है ये मैं सेट करूँगा 2 रैम के इक्वल, और यहाँ पर हमें कोई चेंज नहीं दिख रहा। तो इसे हम क्या करते हैं, इसे इंक्रीज करके देखते हैं, 12 पिक्सल करके देखते हैं। अब देखें तो भी हमें कोई चेंज नहीं दिख रहा, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ गैप हमें दिख रहा है। मतलब इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो हाइट है ये कहीं ना कहीं अप्लाई तो हुआ है, पर हमारा जो टेक्स्ट था वो उसका साइज तो बढ़ा ही नहीं। तो क्यों नहीं बढ़ा, उसका रीज़न ये है कि ये जो हम हेडिंग में जो हाइट दे रहे हैं वो हाइट किसका इंक्रीज हो रहा है, वो इस कंटेनर का हाइट इंक्रीज हो रहा है, ना कि इसके अंदर एलिमेंट का हाइट। मतलब क्या कि जो हमने हाइट दिया वो कंटेनर पे अप्लाई हुआ, ना कि कंटेनर के अंदर के टेक्स्ट पे। ओके, पर यहाँ पर हम कंटेनर का हाइट इंक्रीज नहीं करना चाहते, हम यहाँ पर टेक्स्ट का हाइट इंक्रीज करना चाहते हैं। तो टेक्स्ट के हाइट को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, जो कि क्या है, जो कि हमारा प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज। ये प्रॉपर्टी क्यों यूज होता है, ये यूज होता है टू सेट साइज ऑफ द फॉन्ट। मतलब ये फॉन्ट के साइज को सेट करने के लिए यूज होता है। ओके, तो यहाँ पर हम हाइट ना लिख के पहले तो 2 पिक्सल कर लेते हैं, और यहाँ पर हम हाइट ना लिख के हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखेंगे फॉन्ट साइज का। ओके, अब अगर हम देखें तो ये जो हमारे फॉन्ट का साइज था ये इंक्रीज होकर दिख रहा है हमें। तो इतना जो हाइट है ये सही हाइट है। और इसे हम एक और काम कर लेते हैं, हम इसे मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन हम इसे देंगे टॉप एंड बॉटम से ही ओनली। इसे टॉप एंड बॉटम से 2 रैम का मार्जिन हम दे देते हैं, एंड लेफ्ट राइट से 0 का।
तो ये जो हमारा हेडिंग था ये अब परफेक्ट दिख रहा है। इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है प्राइसिंग का। तो प्राइसिंग के लिए हम इसे पहले तो एक्सेस करेंगे प्राइस क्लास के थ्रू, और इसमें पहला तो स्टाइलिंग देंगे हम क्या, इसके फॉन्ट साइज को इंक्रीज करेंगे। इसका जो फॉन्ट साइज है इसे हम 3 रैम सेट करें तो ये काफ़ी बेटर दिखेगा, और ये अब काफ़ी बेटर दिख भी रहा है। और साथ ही इसे हम एक मार्जिन दे सकते हैं, टॉप एंड बॉटम से 1 रैम के इक्वल एंड लेफ्ट राइट से 0 रैम के इक्वल। और ये वाला जो मार्जिन देने का तरीका ये मैंने इस वीडियो में समझाया था, तो अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आ रहा तो आप इस वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, तो अब हम आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। इसके बाद ये भी हमारा एलिमेंट सही हो गया। उसके बाद अब हम अगले एलिमेंट को, जो इन्फॉर्मेशन एलिमेंट्स हैं, इन्हें अब टारगेट करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन एलिमेंट्स को टारगेट करने से पहले हम टारगेट करेंगे इस डिस्क्रिप्शन क्लास को। तो हम डिस्क्रिप्शन क्लास को पहले टारगेट क्यों करेंगे, ताकि हम इनके अलाइनमेंट को सही कर सकें। मतलब क्या, यहाँ अगर आप देखें तो इनका अलाइनमेंट सेंटर की तरफ है। ओके, और यहाँ अगर आप देखें तो इनका अलाइनमेंट स्टार्ट की तरफ है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो पहले तो डिस्क्रिप्शन क्लास को टारगेट कर लेते हैं। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट है इसे अलाइन करने का 2 तरीका है। पहला तरीका क्या, कि ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं ये डिस्क्रिप्शन क्लास के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, हम डिस्क्रिप्शन क्लास को पहले तो डिस्प्ले देंगे फ्लेक्स। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि पहले तो इस क्लास को हम डिस्प्ले देंगे फ्लेक्स, देन उसके बाद फ्लेक्स डिस्प्ले देते ये सब एक लाइन में आ जाएंगे। तो उसके बाद हम प्रॉपर्टी देंगे फ्लेक्स डायरेक्शन का, फ्लेक्स डायरेक्शन, और इसे हम सेट करेंगे कॉलम पे। देन हम प्रॉपर्टी देंगे अलाइन आइटम सेंटर का। तब जाके ये जो हमारे तीनों टेक्स्ट थे ये सेंटर पे अलाइन हो जाएंगे। ओके, तो हमने ये 3 लाइन लिखा, तब जाके ये हमारा एक सिंपल सा काम हुआ। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें टेक्स्ट को अलाइन करना था। ओके, तो टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए एक और सिंपल तरीका होता है। क्या, पहले तो इन तीनों लाइन को हम कर देंगे कमेंट आउट, और हम एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो कि हमारा टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। ओके, इसकी वैल्यू हम स्टार्ट रख सकते हैं, सेंटर रख सकते हैं, एंड रख सकते हैं और जस्टिफाई रख सकते हैं। और यहाँ पर हम टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इसकी वैल्यू रखेंगे सेंटर। तो सेंटर रखते ही क्या हुआ कि ये जो हमारे सारे एलिमेंट्स थे, यानी ये जो तीनों एलिमेंट्स थे, ये सेंटर पे अलाइन हो गए। तो इन तीनों लाइन की जगह हम एक लाइन लिखकर भी ये काम कर सकते हैं। पर ये कोड कब काम करेगा, जब हमें अलाइनमेंट किसी टेक्स्ट को देना रहेगा। ओके, और ये तरीका कब काम करेगा, जब हमें अलाइनमेंट किसी एलिमेंट को, मतलब कोई डिव हो गया, कोई बटन हो गया, कुछ ऐसे एलिमेंट को अलाइनमेंट देना हुआ तो हम इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे। पर अगर हमें टेक्स्ट को अलाइनमेंट देना होगा तो हम सिंपली इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा सेंटर अलाइनमेंट का काम था ये हो गया। ओके, तो आई होप आपको ये टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी यूज करना समझ में आया होगा। टेक्स्ट अलाइन क्या करता है कि अगर हम इसकी वैल्यू को स्टार्ट रखते हैं तो जो हमारा टेक्स्ट है उन सारे टेक्स्ट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम रहेगा। सेंटर रखते ही जो हमारे टेक्स्ट है वो सेंटर अलाइन हो जाएंगे। देन एंड करते ही जो हमारा टेक्स्ट है उसका, उन सारे टेक्स्ट का जो एंड पॉइंट है वो सेम हो जाएगा। मतलब जो हमारे टेक्स्ट हर एक लाइन में लिखे हुए हैं तो उन सभी लाइन का जो एंड पॉइंट है वो सेम हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जस्टिफाई क्या करता है कि ये जस्टिफाई स्टार्ट और एंड दोनों को मिक्स कर देता है। मतलब क्या, कि स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम एंड एंडिंग पॉइंट भी सेम। ओके, मतलब जो टेक्स्ट है हमारे वो पूरे कंटेनर को फिल कर देंगे। आई होप आपको ये टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी भी समझ में आ गया होगा। अब हम वापस से अपने प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। तो इतना करते हमने ये इतना पार्ट कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम .info को टारगेट करेंगे और एक मार्जिन दे देंगे टॉप और बॉटम से। कितना, हम 0.7 रैम मार्जिन रख सकते हैं टॉप से एंड लेफ्ट राइट से 0 रैम का। तो अब ये जो है कुछ ऐसा दिख रहा है। तो हमने यहाँ पर इन्फो क्लास को टारगेट किया है और यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो लाइंस हैं इनके बीच का जो गैप है ये थोड़ा इंक्रीज हो जाए। तो लाइन हाइट को इंक्रीज करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं जो कि क्या है, जो कि हमारा प्रॉपर्टी है लाइन हाइट का। ओके, तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे लाइन हाइट और इसे हम वैल्यू क्या दे सकते हैं, इसे हम वैल्यू दे देते हैं 2 का। ओके, तो ये अब काफ़ी बेटर दिख रहा है। और यहाँ पर वैल्यू देने का 3 तरीका होता है, यानी कि लाइन हाइट का जो वैल्यू है उसे हम 3 तरीके से सेट कर सकते हैं। पहला जो यहाँ पर हमने सेट किया सिंपली 2 लिख के, जैसे यहाँ पर हमने x की जगह 2 लिखा था तो इसका क्या मतलब है कि x टाइम्स द करेंट फॉन्ट साइज। तो ये जो हमारे टेक्स्ट थे इनका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज किस पे सेट रहता है, 1 रैम के इक्वल सेट रहता है। तो यहाँ जो लाइन हाइट है उसका साइज क्या हो जाएगा, उसका साइज हो जाएगा 1 × 2। ओके, मतलब यहाँ पर हमने 2 लिखा तो 2 × 1, मतलब यहाँ पर 2 रैम का जो लाइन हाइट सेट हो चुका है। ओके, वैसे हम इस लाइन हाइट को कांस्टेंट भी रख सकते हैं x पिक्सल लिख के, ओके, या फिर x रैम लिख के, व्हाटएवर। तो इसे कांस्टेंट भी रख सकते हैं
से, या फिर इसे हम परसेंटेज में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को भी आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट था अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसके बाद हम इस बटन को भी स्टाइलिंग दे देते हैं। तो बटन को स्टाइलिंग देने के लिए इसे हमने क्लास दिया था बटन का, तो इसे भी एक्सेस कर लेते हैं डॉट बटन के थ्रू। एंड सबसे पहले तो इसे एक मार्जिन दे लेते हैं, जो कि टॉप बॉटम से इसे हम रख देते हैं 1 रैम एंड लेफ्ट राइट से रख देते हैं 0 रैम के इक्वल। तो अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और इसे पैडिंग दे देते हैं अगेन 1 रैम के इक्वल, या टॉप और बॉटम से तो हम इसे रखते हैं 0.7 रैम के इक्वल एंड लेफ्ट राइट से इसे हम रख देते हैं 1 रैम के इक्वल। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और इसका जो फॉन्ट साइज है तो इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं 1.3 रैम के इक्वल। ये कुछ इतना बड़ा दिख रहा है। और पैडिंग को हम थोड़ा कम कर लेते हैं, टॉप एंड बॉटम से 0.3 एंड लेफ्ट और राइट से इसे 0.7 रैम रख देते हैं। और इसके साइज को भी हल्का सा डिक्रीज कर देते हैं 1.1 रैम। तो अब ये काफ़ी बेटर दिख रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब इन सब में कलर अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इसे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लू के इक्वल। और यहाँ पर मैं ये कलर ब्लू का ये वाला वेरिएंट यूज़ कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा लाइट ब्लू का वेरिएंट है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और एक और काम करेंगे, इसके बॉर्डर को हम नन कर देंगे। ये मतलब हमें कोई बॉर्डर नहीं चाहिए। और इसके टेक्स्ट कलर को हम कर देंगे वाइट। एंड इसके बॉर्डर को थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए हम बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, जिसकी वैल्यू हम रख सकते हैं 0.5 रैम के इक्वल। इसे और डिक्रीज कर देते हैं 0.3। तो अब ये काफ़ी बेटर दिख रहा है। और एक और काम करते हैं, हम इसे यहाँ पर ये जो पैडिंग था टॉप से इसे थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं 0.4 के इक्वल या 0.5। अब ये काफ़ी बेटर दिख रहा है। तो बटन की स्टाइलिंग के बाद यहाँ पर हम एक हवर इफेक्ट भी अप्लाई करेंगे, ताकि जब भी हम बटन पर हवर करें तो उसका स्टाइल अलग हो जाए। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इससे इसका जो कलर है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है, पहले तो इसी कलर को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और ये कलर सिलेक्टर से इसे थोड़ा लाइट वेरिएंट दे देते हैं। और अब जब भी कोई इस बटन पे हवर करेगा, ओके हमने हवर प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई किया, अब जब भी कोई इस बटन पे हवर करेगा तो ये जो बटन है इसका कलर चेंज होते हुए दिखेगा। और ये जो हमारा कार्ड था, इससे इसका जो बॉर्डर है वो हटा देते हैं। और यहाँ पर हम एक क्या काम करेंगे, बॉडी को बैकग्राउंड कलर देंगे थोड़ा ग्रे का वेरिएंट। और ये जो हमारे कार्ड्स हैं इन्हें बैकग्राउंड कलर देंगे वाइट के इक्वल, ताकि हमारे कार्ड्स थोड़े पॉपअप होके आएँ। इसके बाद हम इन्हें एक बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हैं, जो कि हम सेट कर सकते हैं, इन्हें 1 रैम रख सकते हैं। तो अब ये जो बॉर्डर है ये काफ़ी अब स्मूथ हो चुके हैं। और ये जो प्राइस था इससे भी कलर दे देते हैं इस ब्लू के इक्वल। तो अब ये जो हमारा कार्ड है ये काफ़ी हद तक कुछ ऐसा दिख रहा है। और यहाँ अगर आप देखें तो जब भी हम इन कार्ड्स पे हवर कर रहे हैं तो इनका जो साइज़ है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो एक तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक हवर इफेक्ट लगा है। और तो हवर इफेक्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस कार्ड पे हवर प्रॉपर्टी दे सकते हैं। और यहाँ पर हम सेट क्या करें, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें अपने किसी भी एलिमेंट को बड़ा दिखाना है तो उस पर हम एक स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म का। ओके, और ट्रांसफॉर्म में हम इसे वैल्यू दे सकते हैं स्केल। ओके, और स्केल में हम क्या वैल्यू देंगे कि कितने टाइम्स हम उसे बड़ा दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें 2 वैल्यू रखते हैं तो जो भी हमारा एलिमेंट है उस पर हवर करते ही वो एलिमेंट 2 टाइम्स स्केल कर जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। तो इसे अगर लाइव देखें तो ये कुछ ऐसे हो रहा है कि जब भी हम इस पे हवर कर रहे हैं तो ये जो एलिमेंट था हमारा ये 2 टाइम्स बड़ा हो जा रहा है। ओके, तो हम इतना बड़ा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये 1.2 टाइम्स बड़ा हो, या इसे 1.05। अब ये काफ़ी बेटर दिख रहा है। और यहाँ पर हम देखें तो कोई स्मूथनेस नहीं है। और यहाँ इन कार्ड्स पर जब हम हवर करते हैं तो एक स्मूथनेस हमें दिखता है। तो वो स्मूथनेस लाने के लिए हम इस कार्ड वाले एलिमेंट में एक प्रॉपर्टी देंगे ट्रांजिशन का। ट्रांजिशन में हम क्या वैल्यू देंगे, हम यहाँ पर टाइम का वैल्यू देंगे कि कितने समय तक हम ये चेंज दिखाना चाहते हैं। यानी कि कोई भी अगर हमारे कार्ड पे हवर करे तो ये चेंज दिखे, और कितने समय तक वो इस ट्रांजिशन प्रॉपर्टी से डिसाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर 2s मतलब 2 सेकेंड वैल्यू दे देते हैं तो जब हम इस पे हवर करेंगे तो ये 2 सेकंड तक स्केल ही होता रहेगा अगर आप देखें तो। और 2 सेकंड इसे लग रहा है स्केल होने में और वापस से नॉर्मल होने में। तो इसे इतना डिले ना करके हम इसे 0.2 सेकंड रखते हैं। ओके, तो अब अगर देखें तो ये एकदम स्मूथली स्केल हो रहा है, जैसा यहाँ पर हो रहा था। यहाँ देखें तो यहाँ एकदम स्मूथली स्केल हो रहा था, सेम अब यहाँ भी हो रहा है।
ओके, और यहाँ एक और चीज़ देखें तो ये जो बॉर्डर है इन पे एक शेडो हमें दिख रहा होगा। शेडो को अप्लाई करने के लिए हम इस कार्ड पे बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी देते हैं। बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी में हम यहाँ पर पहले तो हम यहाँ ये वैल्यू देंगे कि हम एक्स एक्सिस में कितना शेडो चाहते हैं। तो हम एक्स एक्सिस में मान लेते हैं कि हम 2 पिक्सल शेडो देना चाहते हैं, मतलब जो हमारा शेडो है वो एक्स एक्सिस में 2 पिक्सल से शिफ्ट हो जाए। देन हम वाई एक्सिस का शेडो डिसाइड करेंगे, तो इसे भी हम रखते हैं 2 पिक्सल। इसके बाद हम ब्लर इफेक्ट का वैल्यू सेट करेंगे, मतलब यहाँ पर आप देखें तो एक शेडो आपको अब दिख रहा होगा। ओके, और ये शेडो को अगर हम चाहते हैं कि ये ब्लर हो जाए तो उसके लिए यहाँ पर हम एक कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 5 पिक्सल का। तो आप देखें तो ये कुछ इतना ब्लर हो गया, और इसे आप 15 पिक्सल सेट करें तो ये कुछ इतना ब्लर हुआ, और इसी तरीके से आप इसे इंक्रीज कर करके अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो शेडो का कलर है ये थोड़ा ब्लैक है, तो हम इसे ब्लैक से हटा के कुछ और भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम पहले तो ब्लैक सेट करते हैं और यहाँ कलर पिकर से इसकी ओपेसिटी को कम कर देते हैं। तो अब ये जो शेडो था ये काफ़ी बेटर दिख रहा है, और ये जो हमारे कार्ड्स थे ये भी अब काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। अब हम इन कार्ड्स के जो फॉन्ट हैं उन्हें चेंज करेंगे। तो फॉन्ट को कैसे चेंज करें? फॉन्ट को चेंज करने के लिए सबसे पहले तो आपको आ जाना है, एक वेबसाइट है गूगल फॉन्ट्स पे। गूगल फॉन्ट्स पे आपको आके सबसे पहले यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉन्ट्स दिख जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो भी फॉन्ट्स पसंद आए, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये फॉन्ट पसंद आता है तो आपको इस फॉन्ट पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा गेट फॉन्ट का, आपको इस गेट फॉन्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट एम्बेडेड कोड का। आप या तो यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस कोड वाले फॉर्म को भी यूज़ कर सकते हैं। डाउनलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हम यहाँ पर इस गेट एम्बेडेड कोड वाले ऑप्शन पर जाएंगे। ओके, अब यहाँ आके यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, इस लिंक को आपको कॉपी कर लेना है और इस लिंक को अपने HTML में पेस्ट करना है। कहाँ पे? तो ये जो हेड टैग है, यहाँ पर ये जो हेड टैग है इसके अंदर उस लिंक को पेस्ट करना है। यहाँ पर मैंने वो लिंक पेस्ट कर दिया। ओके, अब ये लिंक पेस्ट करने के बाद आप इस फॉन्ट को यूज कर सकते हैं। अब इस फॉन्ट को यूज कैसे करना है? यहाँ पर हमने जो फॉन्ट सिलेक्ट किया था वो सेंस सेरिफ फैमिली का फॉन्ट है, और सेंस सेरिफ में 3 और फॉन्ट आते हैं, जो कि है न्यूनिटो, दूसरा है रूबिक और तीसरा मॉन्स्टार्ड। तो अब आप इन तीनों फॉन्ट्स को यूज कर सकते हैं। कैसे? तो मुझे ये तीसरा वाला फॉन्ट ज्यादा पसंद आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस तीसरे वाले में ये जो फॉन्ट फैमिली वाला ऑप्शन है मैं इसे कॉपी कर लूंगा, और कॉपी करने के बाद मैं या तो इस बॉडी में पेस्ट कर सकता हूँ, मतलब कि बॉडी में पेस्ट करने से क्या होगा कि हमारे वेबसाइट पे अब जितने भी टेक्स्ट लिखे जाएंगे उनका जो फॉन्ट स्टाइल है वो इस पे सेट हो जाएगा। ओके, तो पहले तो इसे कमेंट आउट करके देखते हैं कि पहले हमारा वेबसाइट कैसा दिख रहा था। तो ये पहले ऐसे था, और फॉन्ट फैमिली अप्लाई करने के बाद ये कुछ ऐसा हो गया। तो अब हम फॉन्ट के साथ खेलना शुरू कर चुके हैं। तो फॉन्ट को पहले अप्लाई कैसे करना है वो हमने समझ लिया, कि हम गूगल फॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं। और इन फॉन्ट के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में ये नोट्स का लिंक दे दूंगा, यहाँ पर आप जाके पढ़ सकते हैं। तो CSS फॉन्ट के बारे में आपको पढ़ सकते हैं कि फॉन्ट नेम क्या होता है, फॉन्ट फैमिली क्या होता है। फॉन्ट नेम तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये स्पेसिफिक नेम होते हैं किसी भी फॉन्ट के, जैसे एरियल, बोल्ड, इटैलिक, टाइम्स न्यू रोमन एटसेट्रा। और फॉन्ट फैमिली क्या होता है? तो इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फॉन्ट्स दैट शेयर सेम डिज़ाइन, मतलब जो भी फॉन्ट सेम डिज़ाइन के होते हैं वो सारे मिलके एक फॉन्ट फैमिली बनाते हैं। तो फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट नेम, इनमें ये डिफरेंस होता है। ओके, और यहाँ पर मैंने कुछ फॉन्ट लिख दिए हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हर एक ब्राउज़र पे इंस्टॉल्ड होते हैं, मतलब इन फॉन्ट्स को आप बिना ऐसे इंस्टॉल किए यूज़ कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हमने इन फॉन्ट को यूज़ कैसे किया, तो हम गूगल फॉन्ट पे गए, यहाँ पर एक लिंक पेस्ट किया, यहाँ पर एक लिंक को कॉपी करके अपने हेड टैग में पेस्ट किया। उसके थ्रू हमने क्या किया कि सिंपली हमने इन फॉन्ट्स को एक्सेस कर लिया। ओके, पर अगर आप इनमें से कोई फॉन्ट यूज़ करते हो तो आपको ये प्रोसेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इन नेम्स को, ये जो फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी था, इसमें डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ओके, उसके लिए ये लिंक पेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। तो आप यहाँ पर इस नोट्स को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ भी लिखी हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं। तो इसके बाद अब ये जो हमारा हेडिंग था यहाँ पे, ये थोड़ा बोल्ड होके दिख रहा है। ओके, तो यहाँ भी हम चाहते हैं कि ये भी हमारा जो हेडिंग है ये भी थोड़ा बोल्ड होके दिखे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी का। ओके, मतलब अगर हमें अपने टेक्स्ट में थिकनेस वगैरह दिखाना हो तो उस थिकनेस को शो करने के लिए हम फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम इस हेडिंग क्लास को टारगेट करेंगे और इसे प्रॉपर्टी देंगे फॉन्ट वेट का, और इसकी जो वैल्यू है इसे हम 100 से 900 तक सेट कर सकते हैं। 100 मतलब क्या, एकदम थिन फॉन्ट, मतलब एकदम पतला। इसे मैं सेट करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं 100 सेट करता हूँ तो ये एकदम पतला फॉन्ट दिखेगा हमें, और इसे अगर मैं 900 सेट करता हूँ तो एकदम थिक फॉन्ट दिखेंगे हमें। तो हमें इतने थिक नहीं चाहिए, हमें कुछ 600 के अराउंड थिकनेस चाहिए। तो अब ये काफ़ी बेटर दिख रहा है।
तो फॉन्ट वेट का हम कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और हम इस प्राइसिंग के जो हाइट है इसे थोड़ा कम कर लेते हैं। इसे हम 2.5 कर देते हैं ताकि अब ये काफ़ी बेटर दिख रहा है। तो हमने फॉन्ट वेट को भी समझ लिया और हमारा जो कार्ड है वो काफ़ी हद तक अब इस जैसा दिख रहा है। अब हम यहाँ पर एक चीज़ देखें तो ये जो हेडिंग है इसमें हमें एक शेडो दिख रहा होगा। मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ देखें तो आप ये जो हेडिंग है इसमें भी एक शेडो दिख रहा है आपको, और ये जो प्राइस है इसमें भी आपको एक शेडो दिख रहा है। तो इस शेडो को कैसे सेट करते हैं? तो फॉन्ट में शेडो सेट करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं जो कि है टेक्स्ट शैडो का। तो टेक्स्ट शैडो में हम 4 वैल्यूज देते हैं। पहला होता है हॉरिजॉन्टल शैडो के लिए, मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू। दूसरा होता है वर्टिकल शैडो के लिए जो कि होता है वाई एक्सिस की वैल्यू। तीसरा ब्लर इफेक्ट, और चौथा हमारा शैडो कलर, सेम जो हमने बॉक्स शैडो के लिए यूज किया था। तो यहाँ पर मैंने जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस टर्म यूज किया इसे एक बार समझ लेते हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के वैल्यू का मतलब ये है कि हम शैडो को कैसे शो कराना चाहते हैं। मतलब अगर हम एक्स एक्सिस की वैल्यू देते हैं तो हमारा शैडो कुछ राइट में शिफ्ट होगा, और वाई एक्सिस की वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा शैडो कुछ डाउनवर्ड्स इंक्रीज होगा। इस यहाँ पर इस कलर की वैल्यू को मैं हटाकर आपको समझाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं 0 वैल्यू देता हूँ, 0 पिक्सल 0 पिक्सल, तो यहाँ पर हमें कोई शैडो नहीं दिख रहा, पर हम इसे शो करा सकते हैं 10 पिक्सल ब्लर इफेक्ट देके। तो यहाँ पर अगर आप ये शैडो को ध्यान से देखें तो ये चारों डायरेक्शन में सेम दिख रहा है। ओके, और अगर हम इसकी एक्स, यहाँ पर एक्स एक्सिस के वैल्यू होता है, तो अगर हम एक्स एक्सिस के वैल्यू को 10 से इंक्रीज करते हैं तो इसका रिजल्ट अगर आप देखें तो ये जो शैडो है ये राइटवर्ड शिफ्ट होते जा रहा है। ओके, यानी एक्स में वैल्यू देने का मतलब हम शैडो को राइटवर्ड कितना शिफ्ट करना चाहते हैं। ओके, और वाई में वैल्यू देने का मतलब अगर इसे हम 10 पिक्सल सेट करते हैं तो शैडो को हम डाउनवर्ड कितना शो कराना चाहते हैं। तो आई होप आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शैडो का मतलब क्लियर होगा। तो इसे वापस से नॉर्मल कर देते हैं जो पहले था। ओके, तो यहाँ जो हॉरिजॉन्टल शैडो और वर्टिकल शैडो टर्म्स हैं इनका मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। एंड से में आपको ब्लर इफेक्ट का भी मतलब क्लियर हो गया होगा। तो टेक्स्ट में शैडो अप्लाई करने के लिए हम टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो हमें शैडो किस पे अप्लाई करना है? इस हेडिंग वाले टेक्स्ट पे। तो इसमें हम एक प्रॉपर्टी दे देंगे टेक्स्ट शैडो का, और टेक्स्ट शैडो का जो वैल्यू हम इसे रख सकते हैं 2 पिक्सल एक्स एक्सिस में, 2 पिक्सल वाई एक्सिस में, और 5 पिक्सल का ब्लर इफेक्ट। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, और इससे पहले ब्लैक कलर देके और कलर पिकर से हम इसका जो ओपेसिटी है इसे डिक्रीज कर देते हैं। तो ये जो है काफी बेटर दिख रहा है। सेम चीज हम कर सकते हैं इस प्राइस वाले। तो इसे हम प्रॉपर्टी देंगे टेक्स्ट शैडो एंड 2 पिक्सल एक्स एक्सिस में, 2 पिक्सल वाई एक्सिस में, 5 पिक्सल ब्लर इफेक्ट, एंड इसे हम कलर दे सकते हैं ये ब्लू, और कलर पिकर से इसका जो ओपेसिटी है इसे डिक्रीज कर सकते हैं। तो अब यहाँ भी एक शैडो हमें अप्लाई होता हुआ दिख रहा है। तो अब हमारे ये जो तीनों कार्ड से ये रेडी हो गए, और हम यहाँ चाहें तो इस बीच वाले कार्ड को एक बॉर्डर भी दे सकते हैं। कैसे? तो इस स्टैंडर्ड वाले कार्ड को हम एक आईडी दे देते हैं, स्टैंडर्ड, और इस आईडी के थ्रू इसे एक्सेस कर लेंगे, हैशटैग स्टैंडर्ड, और इसे बॉर्डर दे सकते हैं हम 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लू कलर। तो फ्रेंड्स, इतना करते ही हमारा जो प्रोजेक्ट था वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको ये जो नोट्स है इसे डाउनलोड कर लेना है। कहाँ से? तो इस नोट्स का जो लिंक है मैं उसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको उस लिंक के थ्रू इस नोट्स को डाउनलोड कर देना है और उसे एक बार गो थ्रू कर लेना है। इसमें मैंने CSS टेक्स्ट, CSS फॉन्ट्स और यूनिट्स इन CSS को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसे एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो टेक्स्ट अलाइन है इसे हमने यूज किया। टेक्स्ट डेकोरेशन को हमने नहीं समझा, तो टेक्स्ट डेकोरेशन को हम समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन में फर्दर 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला होता है टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, इसके थ्रू हम डिफरेंट तरीके से लाइन ऐड कर सकते हैं। पहला ओवरलाइन, दूसरा लाइन थ्रू, तीसरा अंडरलाइन, एंड चौथा ओवरलाइन अंडरलाइन। मैं इनमें से एक को आपको शो करके दिखा देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इस प्राइसिंग वाले एलिमेंट को टारगेट करते हैं और इसमें टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन प्रॉपर्टी का वैल्यू में हम इसे वैल्यू दे देते हैं ओवरलाइन। तो यहाँ पर एक ओवरलाइन ऐड होके आ गया। सिमिलरली अगर हम इसे अंडरलाइन वैल्यू दें तो यहाँ पर एक अंडरलाइन ऐड होके आ जाएगा। ओके, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन का ये काम होता है। देन टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, इसके थ्रू हम ये जो यहाँ पर हमने लाइन ऐड किया इसके कलर को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर अगर हम टेक्स्ट डेकोरेशन कलर को टारगेट करें तो इसे अगर हम वैल्यू दे दें रेड, तो यहाँ पर ये जो लाइन था इसका कलर रेड हो जाएगा। देन टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, इसे भी एक बार समझ लेते हैं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल ये क्या करता है, ये हमारे इस लाइन में स्टाइलिंग ऐड करता है। मतलब यहाँ पर अगर हम चाहें तो इसकी वैल्यू सॉलिड रख सकते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट यही होता है। सॉलिड का मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये बाय डिफॉल्ट यही है। देन डबल, तो अगर हम इसकी वैल्यू रखते हैं डबल, तो ये जो हमारा लाइन था ये डबल लाइन आ जाएगा। देन इसे हम और क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं, तो डॉटेड, तो डॉटेड वैल्यू देते ही हमारा यहाँ पर एक डॉटेड लाइन आ जाएगा। देन अगर हम यहाँ पर डैश्ड वैल्यू दें तो यहाँ एक डैश्ड लाइन आ जाएगा।
और इसे हम एक और वैल्यू दे सकते हैं वेव ही। यहाँ पर एक वेव वाला लाइन आ जाएगा। तो आई होप आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज भी क्लियर होंगे और इन तीनों लाइंस को आपको लिखने की जनरली जरूरत नहीं है। आप इन तीनों प्रॉपर्टीज को एक लाइन में भी लिख सकते हैं। कैसे? तो इन तीनों प्रॉपर्टीज को एक लाइन में लिखने का तरीका होता है, आप सिंपली लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन एंड इसमें वैल्यू दे सकते हैं। पहला तो अंडरलाइन जो कि हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन का वैल्यू हो गया। देन दूसरा आप डिफाइन कर सकते हैं कलर जो कि हो गया हमारा रेड। इसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल की वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हैं जिसे हम रख सकते हैं डबल। और उसके बाद आप ये जो लाइन ऐड हुआ इसकी थिकनेस को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 पिक्सल। ये 5 पिक्सल मैंने क्या लिखा, ये जो हम लाइन ऐड कर रहे हैं उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए। अब हम देखें तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, तो ये 5 पिक्सल पे कुछ ऐसा है और इसे अगर 2 पिक्सल हम करते हैं तो ये कुछ थिन हो गया। तो आई होप आपको ये टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी भी अच्छे से समझ में आया होगा और इसे यूज करने का ये तरीका भी आपको एक बार देख लेना है। इसके बाद ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है इन्हें हमने अगर एकदम लोअर केस में लिख दिया होता और हम चाहते हैं कि इन्हें हम अपर केस में कर दें, तो उसे हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के थ्रू वो काम को कर सकते हैं। मतलब अगर हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की वैल्यू को अपर केस रखते हैं तो जो हमारे सारे टेक्स्ट हैं वो अपर केस में चेंज हो जाएंगे। अगर वैल्यू हम रखते हैं लोअर केस तो जो सारे टेक्स्ट हैं वो लोअर केस में हो जाएंगे। और अगर हम वैल्यू रखते हैं कैपिटलाइज तो जो हमारे पैराग्राफ का जो सारा वर्ड था उसका पहला टेक्स्ट कैपिटल हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देन टेक्स्ट शैडो को हमने समझ लिया, फॉन्ट नेम एंड फॉन्ट फैमिली को भी हमने देख लिया, समझ लिया कैसे इनका यूज़ करना है। फॉन्ट स्टाइल क्या होता है जिसे भी आप यूज़ करके देख सकते हैं। नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट सभी टेक्स्ट नॉर्मल ही होते हैं। इटैलिक मतलब वो थोड़ा सा जो टेक्स्ट है वो टिल्ट होके आएगा और ऑब्लिक में भी वो सेम ही दिखेगा। ओके, देन फॉन्ट वेट को भी हमने समझ लिया। फॉन्ट वेरिएंट ये क्या होता है तो इसे हम एक बार समझ लेते हैं। अगर हेडिंग में हम प्रॉपर्टी देते हैं फॉन्ट वेरिएंट और इसकी प्रॉपर्टी हम रखते हैं नॉर्मल, तो नॉर्मल तो जैसा हमें दिख रहा है ये बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल ही है। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, स्मॉल कैप। तो अगर हम इसे वैल्यू देते हैं स्मॉल कैप्स तो ये कुछ ऐसा शो होके आएगा। मतलब जो टेक्स्ट पहले लोअर केस में थे वो अब अपर केस में हो जाएंगे पर उनका जो साइज है वो छोटा ही रहेगा। ओके, आई होप आपको देख के क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसके बाद हमारा फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी है, इसी भी हमने देख लिया। लेटर स्पेसिंग क्या है, तो हम लेटर के बीच के स्पेसिंग को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो इसे भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी देते हैं लेटर स्पेसिंग और इसे हम वैल्यू दे देते हैं 5 पिक्सल का। तो इसके थ्रू क्या होगा, हर एक लेटर के बीच स्पेसिंग ऐड हो जाएगा। ओके, और कितना स्पेसिंग ऐड होना चाहिए वो हम यहाँ पर वैल्यू सेट करके डिसाइड कर सकते हैं। तो लेटर स्पेसिंग भी हमने समझ लिया, उसके बाद लाइन हाइट को भी हमने समझ लिया था और ये जो यूनिट्स थे इन्हें हमने स्टार्टिंग में ही समझ लिया था। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस प्रोजेक्ट को करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में CSS के कुछ और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ।